Hello kids, the topic for today is cell structure and function, and the key elements are discovery of cell, the cell, structure of plant and animal cells, other organelles in cytoplasm of cell, comparison of plant and animal cell. जैसा कि हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो एक बेसिक यूनिट है फॉर्मेशन का वो है सेल. अब ये जो सेल है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि मूवमेंट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और अलग अलग. इसलिए एक सेल को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही सेल से बनते हैं, उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो इनका जो एक ही सेल है वो सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है या उनको परफॉर्म करता है. इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल से बने होते हैं. इनको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जैसे कि मशरूम, ह्यूमन बीइंग्स, बिल्ली. अब सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. वो एक बार उन्होंने माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन करा और बनाया. उन्होंने कुछ प्लांट मटेरियल को उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा. तो उन्होंने क्या करा कि जो कॉर्क की पीसेस होते हैं उनकी पतली पतली स्लाइसेस काटी और उन स्लाइस को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. तो उन्होंने देखा कि वो छोटे छोटे बॉक्स लाइक यूनिट से बनी हुई हैं. Hooke named these unit cells without realizing that he had discovered the basis of all living matter. अब जो हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा था वो डेड सेल्स थे और उसने खाली इन सेल्स की बाउंड्री यानी कि इनकी सेल वॉल्स देखी थी. जो इंटरनल स्ट्रक्चर है लिविंग सेल्स के वो काफ़ी टाइम के बाद स्टडी किए गए थे जब और ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बना था और वो इस एक्ट के ऑलमोस्ट 150 साल बाद हुआ था. नाउ लेट अस लुक एट दी सेल. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और अलग अलग शेप्स और साइजेस में नज़र आते हैं. ये सेल जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिनसे कि वो ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं. Most of the living cells are very small and cannot be seen by the naked eyes. तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट ने बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप्स डेवलप करे जो कि छोटे से किसी भी हिस्से को या सेल को बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है मैग्नीफाई कर देते हैं. अब अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो सेल के अंदर के अलग अलग हिस्से या पार्ट क्लियरली नज़र आते हैं क्योंकि सेल जो है मेनली या ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होता है. तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने स्पेशल स्टेन्स या कि कलर यूज़ करने शुरू करे जिससे कि आप सेल के अलग अलग हिस्सों को डिटेल में देख सकें और स्टडी कर सकें. नाउ लेट अस लुक एट द सेल थ्योरी. In 1838, it was stated by a German scientist named Matthias Schleiden that all plant materials are made up of cells. In 1839, another scientist, Theodor Schwann, after experimenting on various animal parts, came to the conclusion that all animal parts are made up of cells. Then around 1855, Rudolf Virchow discovered that new living cells arise from pre-existing cells. तो इन तीनों की जब फाइंडिंग्स को इकट्ठा किया गया तो सेल थ्योरी बनी. अब सेल थ्योरी क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनते हैं, या तो वो एक सेल से बनते हैं या एक से ज़्यादा सेल उनमें होते हैं. सेल जो है बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग का. और जो सेल्स हैं वो पहले ही एग्जिस्ट कर रहे सेल की डिवीजन से बनते हैं या उनसे नए सेल्स बनते हैं. नाउ लेट अस स्टडी दी शेप्स ऑफ सेल्स. सेल्स जो हैं अलग अलग टाइप की शेप और साइजेस में होते हैं. कुछ सेल्स राउंड या गोल होते हैं,
कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही इर्रेगुलर शेप के होते हैं. द शेप वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन अ सेल परफॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, जो यूनिसेल्युलर अमीबा है, इसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, साइज नहीं है. ये जैसे जैसे मूव करता है या कुछ भी चीज़ को खाता है, इसकी शेप चेंज होती रहती है. मूव करते टाइम इसके अंदर से बॉडी के हिस्से प्रोट्रूड करते हैं, जिनको सूडोपोडिया कहते हैं. उनकी मदद से ये मूव करता है. सिमिलरली, human white blood cell is another example of a single cell that can change its shape. But unlike amoeba, the white blood cell is not an organism capable of independent existence. The structure and shape of a cell is suited to the specific function it carries out within the organism. For example, जो बाइकॉनकेव शेप है रेड ब्लड सेल्स की, वो अलाउ करती है कि ये बड़ी पतली पतली नैरो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये ट्रैवल कर सकें. जो स्पर्म सेल है उसकी एक लंबा फ्लैजिलम है जिससे कि वो मूव कर सकते हैं और मूव करके एग सेल तक पहुंच सकते हैं. जो मसल सेल्स हैं उनकी स्पिंडल शेप है, ये उनको अलाउ करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करें या एक्सपैंड करें, जिसकी वजह से मसल्स मूव करते हैं. फिर जो स्किन के सेल्स हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट शेप में हैं और ये बहुत ही लार्ज एरिया कवर करते हैं. और अगर हम नर्व सेल्स देखें तो द लॉन्ग ब्रांच्ड एंड थ्रेड लाइक नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, thereby they help to control and coordinate the workings of different parts of the body. Do you know all the multicellular organisms start their life as a single cell? Yes, the single cell by which life of multicellular organisms starts produces billions of cells. Therefore, a small seed grows into a big plant or a small baby grows into a fully grown human being. एक जो सेल है वो ग्रो करता है और दो में डिवाइड करता है. इससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन. जो सेल डिवीजन के बाद दो सेल्स आते हैं उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है, और जो पहला सेल था जिसने डिवाइड किया था उसको सिंगल पेरेंट सेल कहते हैं. जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल को बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में रिजेंबल करती है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं. जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल को रिजेंबल करती है बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के. अब जब ये डॉटर सेल्स बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तब ये डिवाइड होते हैं. तो इस तरह से नए सेल्स बनते रहते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, और जो पुराने या वोर्न आउट या डैमेज सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते जाते हैं. स्किन सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, बट जो नर्व सेल्स हैं वो एक सर्टेन एज तक ही डिवाइड होते हैं, उसके बाद नहीं होते. नाउ लेट अस लुक एट द साइज ऑफ द सेल्स. ज़्यादातर सेल्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे होते हैं और नेकेड आई से हम इनको देख नहीं पाते. इनको हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ता है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए. The cell size varies from 1/10 to 1/100th of a millimeter. The measurement is so small that a magnifying glass cannot enable us to see it. The size of the cell has no relation with the size of the body of the animals or plants. The smallest cells are those of bacterium, which range from 0.1 to 0.5 micrometer. And 1 millimeter is equal to 1000 micrometers. The nerve cells are the longest in the human body, measuring few meters or more in length. बाकी सेल्स के मुकाबले जो एग सेल्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, और ये लार्जेस्ट सेल है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. The large size of many eggs is because they have to store the energy needed during the rapid division that an egg undergoes after fertilization. The largest animal cell is ostrich egg, which is about 15 centimeters by 13 centimeters in size. The egg of a hen is a single cell and is big enough to be seen with the unaided eye.
ह्यूमन बीइंग्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है, स्किन है, उसके जो सेल्स हैं ज़्यादातर वो डेड होते हैं। तो जो एवरेज एडल्ट है वो 2 किलोग्राम के करीब डेड स्किन कैरी करता है, एंड बिलियंस ऑफ टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ द स्किन आर लॉस्ट एवरी डे. Every time you run your finger on a dusty table, you shed a lot of dead skin. Now here is an interesting activity to observe the single cell without any magnifying device. Take a boiled hen's egg and a bowl. Remove the outer shell of the boiled hen's egg. Place it in the bowl and examine carefully after cutting it from the middle. You will find a white material which surrounds the yellow part. This white material is the albumin which solidifies on boiling, while the yellow component is the yolk. This entire forms a single cell. So you can easily see this cell without using any magnifying device. The smallest cell is PPLO, that is pleuropneumonia-like organisms. It is about 0.1 to 0.5 micron in size. नर्व सेल जो है वो किसी भी एनिमल का सबसे बड़ा या लंबा सेल है, एंड इट इज अबाउट 90 to 100 सेंटीमीटर इन लेंथ. कम से कम 200 अलग टाइप के शेप्स और साइज के सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. जितने भी प्लांट और एनिमल के सेल्स हैं उनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. सेल वॉल इन प्लांट्स और सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स. फिर उसके बीच में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सो लेट अस नाउ लुक एट द सेल वॉल. ये सबसे ज़्यादा रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग है. ये सेल्यूलोज से बना होता है प्लांट सेल्स में, और ये शेप और रिजिडिटी देता है प्लांट के सेल को. जो सेल वॉल है ये फंजाई और बैक्टीरिया में भी होते हैं, और जो स्टेम होता है प्लांट का ये उसको सीधा रहने में, खड़ा रहने में हेल्प करता है. अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये बहुत थिन और पोरस लेयर होती है जिसके अंदर सेल के बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं. ये जो आउटर बाउंड्री है सेल की, ये इसके इंटरनल कंटेंट्स को, जो अंदर इसके ऑर्गेनल्स है उनको प्रोटेक्ट करती है. ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा या बाहर जाएगा. और ये कुछ सब्सटेंसेस हैं सिर्फ जिनका मूवमेंट को अलाउ करती है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म. ये सेल वॉल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस है. ये सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच की स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इसमें बड़े सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. ये ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स वगैरह, और ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लाइफ एक्टिविटी के. इसके बाद आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, और ये स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है. ये एक बड़ी डेंस बॉडी है और ये सेल के सेंटर में होती है और सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है. तो न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल को डायरेक्शंस देती है कि उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है. द न्यूक्लियस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया is different from the nucleus found in the cells of multicellular organisms. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका न्यूक्लियस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस से डिफरेंट होता है. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ बैक्टीरियल सेल. Cells that have a nucleus without a nuclear membrane are called prokaryotic cells, and organisms with these kind of cells are called prokaryotes. Some common examples are bacteria and blue-green algae. Now, what is a gene? A gene is the unit of hereditary information in living organisms. जीन्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का सेल बनता है और मेंटेन होता है. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग.
This means that your parents pass some of their characteristics on to you. For example, if your mother has brown eyes, you may also have brown eyes. If your father has curly hair, you may also have curly hair. However, the different combinations of genes from parents results in different characteristics. Now, the nucleus is made up of the following parts. First is the nuclear membrane. न्यूक्लियस के आसपास एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक डेंस और कलरलेस लिक्विड या फ्लूइड जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक बड़ी छोटी सी बॉडी होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। इस न्यूक्लियोलस में आरएनए ऑल्सो होता है। फिर आता है क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ थ्रेड, धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं जो जीन्स कैरी करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से बच्चों को ट्रांसमिट या ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसोम्स को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में अगर सेल डिवाइड हो रहा हो तभी। The cell which have a well-defined nucleus with a nuclear membrane are called eukaryotic cells. Eu meaning true and karyon meaning nucleus. Organisms with eukaryotic cells are called eukaryotes. All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. So here is an interesting activity to study a plant cell. You need a microscope, onion, iodine, glass slide, cover slip and forceps. Take the onion and extract a peel from its skin. Put this peel on a clean glass slide and put a drop of water on the glass slide. Put a drop of iodine on the peel and cover it with the cover slip. Observe it under the microscope. You will observe clear demarked cell walls in each cell. Nucleus present at the center of each cell and large empty space present within the cell called vacuole. Now here is another interesting activity to study the cell structure of human cheek cells. Materials required are cotton bud, glass slide, cover slip and microscope. So take a clean slide and put a drop of water on it. Now open your mouth and lightly scrape the inner part of your cheek with a clean cotton bud. Put the white scraping of cheek on the slide and place a cover slip on it and observe it under a microscope. You will observe the cheek cells as shown in the figure, and you can identify the cell membrane, the cytoplasm and nucleus. Cell wall is absent in the cheek cell. In eukaryotes, genes are contained within the cell nucleus. In prokaryotes, genes are contained in the single chromosome that is free floating in the cell cytoplasm. Now let us study the other organelles in cytoplasm. So nucleus के अलावा और भी बहुत सारे organelles हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सिंगुलर प्रोनाउंसिएशन है माइटोकॉन्ड्रियन। ये बड़े छोटे रॉड शेप के ऑर्गेनल्स हैं। इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। तो जितने माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर हैं वो डिपेंड करता है कि उस सेल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जिन सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है जैसे कि मसल सेल्स, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर सेल्स। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड्स। ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर लीव्स को हरा बनाता है। फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। ये जो हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये भी कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। ये रूट्स और नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो होते हैं प्लांट के, ये उनमें होते हैं। इन ऑर्गेनल्स के अंदर फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट आते हैं लाइजोसोम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम के स्टोर हाउसेज होते हैं।
जो ऑर्गेनल्स खत्म हो गए या वोर्न आउट हो गए, ये उनको डाइजेस्ट करते हैं। फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को सेल के अंदर ये ऑर्गेनल्स ट्रैप करते हैं। जब स्टार्वेशन की कंडीशन होती है तो जो लाइजोसोम्स होते हैं वो बाकी के जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, वो उनको खाना और डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दे आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल in which they are present, and hence they are called the suicidal bags of the cell. They are commonly found in animals. Next आते हैं राइबोसोम्स। ये छोटे से गोल आकार के स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. It helps in the formation of nuclear membrane during cell division. It also carries out the active transport of cellular materials throughout the cell. It even provides increased surface area for the reactions occurring in the cell. फिर आते हैं Golgi bodies. ये सैक या बोरे की तरह दिखने वाले फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब की तरह होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये पैकेजेस को रिसीव करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स को सेल के अंदर या सेल के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको सेल का मेल रूम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोसोम। ये सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल है और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं और सेल के न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। देन वी हैव वैक्यूल्स. They are the storage sacs found in the cytoplasm. They are found in both animal and plant cells, but are much larger in plant cells. Vacuoles store food and a variety of nutrients that a cell might need to survive. Most of the water in a plant cell is stored in vacuoles. Vacuoles gain and lose water depending on how much of it is available in the cell. They can even store the waste products so that the rest of the cell is protected from contamination. The fluid present in the vacuole is called cell sap, and it is responsible for maintaining the shape and structure of a cell. Let us now compare plant and animal cells. Plant cells have a rigid cell wall, and in animals the cell wall is absent. Chloroplasts are present in plant cell, they are absent in animal cells. Large vacuoles are present and they occupy a large portion of the cell in the plants. Vacuoles are either absent or are very small and few in number in the animal cells. Centrosomes are absent in plant cells, they are present in the animal cells. Lysosomes are absent in plant cells and they are present in the animal cells. Now let us look at the key takeaways from this chapter. Cell is the smallest structural and functional unit of all living organisms. The shape of a cell varies according to the type of function it performs. All the plant and animal cells have 3 main parts: cell wall in plants or cell membrane in animals, cytoplasm and nucleus. Mitochondria are small rod-shaped organelles. Lysosomes are capable of destroying the cell in which they are present and hence are called the suicidal bags of the cells. Centrosome is the smallest organelle consisting of 2 centrioles. Vacuoles are found in both animal and plant cells but are much larger in plant cells. The cell sap is responsible for maintaining the shape and structure of a cell. So I hope the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now become easy.